हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 138 से पढ़ा रहे हैं। 138 पेज, यहाँ ये सेकंड पैरा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? यस सर। मधु, यस सर, शायद अब आ माइक रही है? ऑफ कर रखा था। सर अब आ रही है नहीं सर। माइक। यस सर। ओके ओके ओके, तो सर जब मुझे आपने लग रहा माइक है ये ऑफ कर माइक। रखा था। नहीं, आप बताया करो ना फिर इसको, तुरंत बताना चाहिए ना। अरे 1 सेकंड में ही बताना चाहिए बेटा, तुरंत कि सर मैंने वो बोला था बीच दो में। तीन बार। अच्छा, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। सर मैंने तो 3-4 बार तो बोला था। अच्छा बेटा, यहाँ तो एक बार भी आवाज नहीं। हाँ बेटा, ये अपने आप हो रहा है, इसमें मेरे करने से नहीं हुआ है ये। मेरी आवाज शायद अब पहुंच रही होगी आपके पास। तो बेटा अब इससे आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं इस टॉपिक को यहाँ से दोबारा से ले लेता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे समुदाय जो 10 से 20 औरतों और पुरुष से मिलकर बने होते थे, ये मठ धीरे धीरे करके सैकड़ों लोगों के द्वारा, यानी सैकड़ों लोग उसमें शामिल होने लगे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए। विद लार्ज बिल्डिंग एंड लैंडेड एस्टेट्स, इनके अंदर बड़ी बड़ी इमारतें स्थापित की गई, और इसके अलावा इनके अंदर काफी जमीनें भी इनको प्रदान की गई, जमीन भी इनके पास काफी थी। विथ अटैच स्कूल्स और कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, यहाँ पर स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल इससे अटैच थे, जुड़े हुए थे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स, वे कला के विकास के लिए योगदान दे रहे थे। एबेस हिल्डेगार्ड वाज ए गिफ्टेड म्यूजिशियन, एबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतकार था। डिड मच टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर इन चर्च, वे चर्च में प्रार्थना गाने के द्वारा इस समुदाय का विकास करने में उसने मदद दी। फ्रॉम द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, सम ग्रुप ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर्स, यानी भिक्षुओं का एक समूह, मोंक को बेटा भिक्षु कहते हैं, नन को भिक्षुणी कहते हैं, यहाँ भिक्षुओं का एक समूह जो था जिसे फ्रायर कहा जाता था, ये साधु होते थे। चूज नॉट बी बेस्ड इन ए मोनेस्ट्री, वे मोनेस्ट्री में रहना ठीक नहीं समझते थे, मठों में रहना ठीक नहीं समझते थे। बट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते थे। प्रीचिंग टू द पीपल, वे लोगों को प्रवचन देते थे, धार्मिक प्रवचन। लिविंग ऑन द चैरिटी, और लोगों के द्वारा दिए गए दान या फिर भिक्षा पर ही गुजारा करते थे। द वर्ड मोनेस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेनोस, मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। मोनेस्ट्री एक शब्द है जो यूनानी भाषा के शब्द मेनोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। अब हम अगले पेज पर आते हैं। यहाँ एक चर्च दिखाई पड़ रहा है आपको, चर्च दिखने में ऐसे दिख। इन बेनेडिक्टीन मोनेस्ट्रीज, इस बेनेडिक्ट मठ के अंदर क्या था,
एक कस्बे के अंदर इस तरह का चर्च बना हुआ है, माइकल बेनेडिक्ट इसका नाम। इन बेनेडिक्टीन मोनेस्ट्रीज, इस मोनेस्ट्री के अंदर, इस मठ में, देयर वाज ए मैन्युस्क्रिप्ट, यहां पर एक पांडुलिपि होती थी, विद 73 चैप्टर्स ऑफ रूल्स, जिसमें 73 नियमों के अध्याय हुआ करते थे, विच वर फॉलोड बाय मॉन्क्स, जो कि इस मठ में रहने वाले भिक्षुओं के द्वारा उन नियमों का अनुसरण करना होता था, फॉर मैनी सेंचुरीज, और ऐसा कई शताब्दियों से चल रहा था। Here are some of the rules they had to follow, यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं जिनको उन्हें निभाना होता था। चैप्टर 6 में दिया गया है, परमिशन टू स्पीक शुड रेयरली बी ग्रांटेड टू monks, मठ में रहने वाले भिक्षुओं को कभी कभार ही बोलने की परमिशन दी जाती थी, यानी ज्यादातर मौन रहते थे। चैप्टर 7, ह्यूमिलिटी मीन्स ओबेडियंस, और यहाँ पर ह्यूमिलिटी का मतलब क्या बताया गया है, आज्ञाकारिता बताया गया है, आज्ञाकारी। चैप्टर 33 में नो मॉन्क शुड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी भिक्षु अपनी निजी संपत्ति नहीं रखेगा। चैप्टर 47, आइडलनेस इज द एनिमी ऑफ सोल, आत्मा का शत्रु और बेकार रहना होता है, या फिर आलसी रहना होता है। आलसीपन जो होता है वो आत्मा का शत्रु होता है। So friars and sisters should be occupied at the certain times in the manual labor and at fixed hours in sacred reading. यहाँ इसीलिए जो साधु होते थे या सिस्टर्स जो होती थी वो क्या करते थे, मानव श्रम में अपने आप को शामिल करके रखना चाहते थे, या वो अपने आप को शामिल करना चाहिए ऐसा मानते थे, और वो इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों को एक निश्चित अवधि तक, निश्चित घंटों तक पढ़ते थे। चैप्टर 48, मोनेस्ट्री शुड बी लेड आउट इन सच ए वे, मठों को इस तरीके से समझा गया दैट ऑल द नेसेसिटीज बी फाउंड विद इन इट्स बाउंड्स, यानी इसके अंदर, इस तरह के मठ में ये चीजें मिल जाएंगी, वाटर, मील, गार्डन, वर्कशॉप्स, यहाँ पर मिलने वाली चीजें होंगी पानी, आटा चक्की, बगीचा और कार्यशाला। यहाँ एक व्यक्ति को आप पांडुलिपि का काम करते हुए देख पा रहे होंगे, अपने हाथ से लिख रहा है। यहाँ पे बेनेडिक्टीन मॉन्क वर्किंग ऑन ए मैन्युस्क्रिप्ट वुड कट, यहाँ लकड़ी की एक तरह से हम पट्टिका मान सकते हैं इसको, और यहाँ पे एक बेनेडिक्टीन साधु अपने हाथ से एक पांडुलिपि को लिख रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट एक पांडुलिपि होती है। अब उससे आगे चलिएगा, 140 पेज। By the 14th century, 14वीं सदी के अंदर, there was a growing uncertainty about the value and the purpose of monasticism. वहां एक बहुत ही अनिश्चितता का वातावरण बढ़ता जा रहा था। किस लिए? अबाउट द वैल्यू एंड पर्पज ऑफ मोनेस्टिज्म, कि जो मठवाद की संकल्पना है, उसका लक्ष्य और उसका जो महत्व था, वो उसकी अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। इन इंग्लैंड के अंदर लैंगलैंड्स पोएम पियर्स प्लोमैन, कि यहाँ पर लैंगलैंड नाम के एक कवि हुए हैं जिन्होंने पियर्स प्लोमैन लैंगलैंड की जो कविता है पियर्स प्लोमैन, उस कविता का नाम है। इसका जीवन काल 1360 से लेकर 1370 तक का रहा है। कंट्रास्टेड द ईज एंड लग्जरी ऑफ द लाइव्स ऑफ द सम मॉन्क्स विद द प्योर फेथ ऑफ सिंपल प्लोमैन। यहाँ पर ये एक तुलना की गई है कि एक साधारण और एक आरामदायक जीवन शैली का जो जीवन है वो एक मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए वो तुलना करके बताता है, और ये बताता है प्योर फेथ ऑफ सिंपल प्लोमैन, और उसकी मतलब पवित्र आस्था समझता है एक साधारण किसान के अंदर, एंड शेफर्ड एक गडरिये के अंदर, एंड पुअर कॉमन लेबरर, और एक गरीब सामान्य श्रमिक के अंदर। ऑल्सो यानी इन सबसे तुलना करता है, सिंपल प्लोमैन से, खेती की जुताई करने वाले किसान से, शेफर्ड गडरिये से, और इसके अलावा एक गरीब सामान्य मजदूर से उसकी तुलना करता है। किसकी? मॉन्क की। ऑल्सो इन इंग्लैंड के अंदर चौसस रोट इन कैंटरबरी टेल्स
चौसर नाम के लेखक लिखते हैं, कैंटरबरी टेल्स नाम की उनकी कहानियों की पुस्तक है, which had comic portraits of a nun, a monk and a friar, जिसमें एक बहुत ही हास्यास्पद विवरण मिलता है एक भिक्षुणी और एक भिक्षु और एक फ्रायर नाम के साधु का। अब उससे आगे चलते हैं, द चर्च एंड द सोसाइटी, यानी चर्च और सोसाइटी में क्या संबंध था वो देखिएगा। देखिए, though Europeans became Christians, they still held on to some of their old beliefs in magic and folk traditions. हालांकि यूरोपीय लोग अब ईसाई बन गए थे, लेकिन अब भी उनके जो पुराने विश्वास थे जादू में और एक संगीत कला के अंदर, एक फोक डांस, जो फोक परंपराएं होती हैं, लोक परंपराएं जो होती हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग लोक परंपराएं समझना चाहिए। तो लोक परंपराओं में उनका विश्वास कम नहीं हुआ था। क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द 4th century। चौथी सदी तक क्रिसमस का त्योहार और ईस्टर जो होते हैं वो महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में, यानी महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में जाने गए। क्रिस बर्थ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। ईसा मसीह का जन्म जो है 25 दिसंबर को मनाया गया। रिप्लेस्ड ऑन एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल। इसकी जगह पर एक पूर्व रोमन त्योहार मनाया जाता था, उसकी जगह पर 25 दिसंबर का क्रिसमस का त्योहार मनाया जाने लगा। द डेट ऑफ विच वाज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर। उसमें जो तिथि होती है वो सौर पंचांग या सौर की। ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्ट। ईस्टर जो है उसमें ईसा मसीह को के सूलारोपण का विवरण देखने को मिलता है। एंड राइजिंग फ्रॉम द डेड, और मृत्यु के उपरांत वो दोबारा से जिंदा होते हैं, उसकी कहानी का उल्लेख मिलता है। बट इट्स डेट वाज नॉट ए फिक्स्ड वन, लेकिन इसकी तिथि निश्चित नहीं थी। बिकॉज इट रिप्लेस एन ऑल्डर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आफ्टर ए लॉन्ग विंटर। एक लंबी शीत ऋतु के बाद आने वाली वसंत ऋतु के लिए एक पुराने त्योहार जो अब तक मनाया जा रहा था उसकी जगह पे इसको मनाया जाने लगा था। डेटेड बाय द लूनर कैलेंडर, और ये चंद्र कैलेंडर या चंद्र पंचांग के आधार पे पहले जो त्योहार मनाया जाता था उसकी जगह पे मनाया जाने लगा। ट्रेडिशनली ऑन दैट डे, परंपरागत रूप से उस दिन पीपल ऑफ ईच विलेज यूज्ड टू मेक ए टूर ऑफ देयर विलेज लैंड, कि गांव के सभी लोग अपने गांव की जमीन को देखने जाते हैं या एक भ्रमण करते हैं। विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत के आने के बाद दे कंटिन्यू टू डू दिस, वे ऐसा नियमित रूप से कर रहे थे। बट दे आर कॉल्ड द विलेज द पेरिस, द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रीस्ट। लेकिन वे गांव की पूरी जमीन को पेरिस के नाम से बुलाते थे। और पेरिस क्या होता था, ये एक पुजारी के देखरेख में या उसके सुपरविजन में वो क्षेत्र रहता था। उस क्षेत्र के नाम से, पुजारी के नियंत्रण या उसके देखरेख का क्षेत्र उसे मानते थे। आवर वर्क पीजेंट्स वेलकम, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले किसान उनका स्वागत करते थे। हॉलीडेज, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क देन, क्योंकि उन्हें लगता था अब इस दौरान उन्हें मेहनत या काम नहीं करना होगा। दीज डेज वर मेंट फॉर प्रेयर, और इस तरह के दिनों को प्रार्थना के दिन समझा जाता था। बट पीपल यूजुअली स्पेंट ए गुड पार्ट ऑफ देम हैविंग फन एंड फीस्टिंग, लेकिन लोग सामान्य तौर पर इस दौरान बहुत ही मस्ती मजाक और भोज वगैरह का आयोजन इस दौरान करते थे। पिलग्रिमेज वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ। इसके अलावा ईसाइयों के जीवन का यात्रा करना या कहीं एक भ्रमण करना, एक दूसरे स्थान पर जाना, ये एक आवश्यक भाग होता था। एंड मैनी पीपल वेंट ऑन लॉन्ग जर्नी टू श्राइन्स ऑफ द मॉर्टरीज एंड टू बिग चर्चेज, बड़े बड़े चर्च का निर्माण करने के लिए या उनको देखने के लिए, या फिर जो उन लोगों को जो शहीद हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए लंबी लंबी यात्राएं लोग किया करते थे। अब इसमें ए मॉन्क हु ट्रेवल्स टू डिस्टेंट श्राइन्स, एक ऐसा साधु या एक ऐसा भिक्षु जिसने दूर दराज के पवित्र स्थलों की यात्रा की है। अब यहाँ पे देखिएगा, जोफ्रे चौसर की एक कैंटरबरी टेल जिसका विवरण ऊपर आया था उसमें क्या लिखा हुआ है। व्हेन इन अप्रैल द स्वीट
दिस वाज रिटन इन मिडिल इंग्लिश, यह मध्यम युग के अंदर इंग्लिश में लिखी गई थी। एंड द वर्ड्स इज ए ट्रांसलेशन इन द मॉडर्न इंग्लिश, और आधुनिक अंग्रेजी के अंदर भी इसका संस्करण अवेलेबल है, उसका ट्रांसलेशन किया गया है। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? यहां तक के टॉपिक आपको कराए हैं, इसके अंदर क्वेश्चन जब आप लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां हमने स्टार्ट किया है द फर्स्ट पहले तो इस समुदाय में 10 से 20 जो लोग ही इकट्ठे होते थे, फिर बाद में धीरे धीरे करके सैकड़ों लोग इसमें इकट्ठे होने लग गए। यहाँ आप इसके अंदर बता सकते हैं मोनेस्ट्री शब्द का की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द मैनोस से हुई है, जिसका मतलब है कि अकेला रहने वाला व्यक्ति। इसके अंदर इस सेंट मोनेस्ट्रीज का चित्र ऊपर आप देख पा रहे होंगे। एक मतलब यहाँ बेनेडिक्टिन एबे, यहाँ एक चर्च के स्टाइल में बना हुआ है, यहाँ चर्च भी होता था इनका। ये एबे था, इसके अंदर काफी संख्या में लोग रहते थे। मोंक और नन ऐसे एबे में रहते थे बेटा, इस तरह के एबे में, और यहाँ पे चर्च भी होता था। और इसमें बेटा रूल्स बता रखे हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो रूल्स के बारे में जो क्वेश्चन आए, मोंक और नन को कौन कौन से नियमों का पालन करना होता था, तो वो ये लिखना पड़ेगा, व्हाट वर द रूल्स फॉर मोंक एंड नन इन द मोनेस्ट्रीज। तो उसके अंदर उसका आंसर इसमें से बन जाएगा। अब उससे आगे चलते हैं, चर्च और सोसाइटी का आपस में संबंध कैसा था, वो आप लिखिएगा। पहले 25 दिसंबर को एक रोमन त्योहार मनाया जाता था, जो मतलब शीत ऋतु, लंबी शीत ऋतु के आगमन के बाद वसंत ऋतु के आगमन के दौरान मनाया जाता था। लेकिन अब ये चेंज हो गया, 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया गया है। सूलारोपण की जो ईसा मसीह को और सूलारोपण हुआ था उसकी वजह से, और उनको पुनर्जीवन मिला उसकी वजह से मनाया जाता है। और इसके अलावा ईसाइयों के बारे में बता रखा है कि ये लोग यात्रा करना ठीक समझते हैं। नीचे यहाँ पे जोफ्रे चौसर की कविता है, जिसका मतलब कविता ना कहें इसे, जोफ्रे चौसर की कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के अंदर ये एक कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, जिनका मीनिंग मैं बता चुका हूँ। उससे आगे आप चल सकते हैं। द थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स फ्री एंड अनफ्री। लेट अस नाउ टर्न टू वॉस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल। अब हम उन लोगों के बारे में जानने की बारी आई है जो बड़ी भारी संख्या के अंदर रहते थे, नेमली दोज हु सस्टेन द फर्स्ट टू ऑर्डर्स, जिन्होंने पहले दो वर्गों को मजबूती के साथ स्थापित किया या सपोर्ट दी, या उनकी वजह से वो मजबूती उन्हें मिली। कल्टिवेटर्स वर ऑफ द टू काइंड्स, यहाँ पे खेती करने वाले दो तरह के किसान थे, फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ। फ्री पीजेंट स्वतंत्र किसान, सर्फ होते थे दास किसान। फ्रॉम द वर्ब टू सर्व, सर्फ जो शब्द है वो टू सर्व नाम की वर्ब से बना है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, फ्री पीजेंट्स। इसका क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ्स। यहाँ आप देख रहे होंगे पेंसिल से लिखा हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे चलिएगा, फ्री
tenants of the Lord. यहाँ स्वतंत्र किसान जो थे लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे. The man had to render military service at least 40 days every year. They also had to work on the land. उन्हें जमीन पर कार्य करना होता था. They received no wages. उन्हें कोई इसके बदले किराया नहीं मिलता था. Could not leave the estate. वे बगैर किसी अनुमति के काम नहीं छोड़ सकते थे, जमीनें नहीं छोड़ सकते थे. Without the Lord permission, लॉर्ड की परमिशन के बगैर. The Lord claimed a number of monopolies at the expenses of his serfs. वह दासों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लॉर्ड के द्वारा लगाए जाते थे. सर्फ कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल टू ग्राइंड देयर फ्लोर. सर्व या दास किसान केवल लॉर्ड की आटा चक्की को अपने आटा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे. हिज ओवन टू बेक देयर ब्रेड. और उसके ओवन का इस्तेमाल अपनी चपातियां पकाने में कर सकते थे. एंड हिज वाइन प्रेसेस टू डिस्टिल वाइन. और शराब निकालने के लिए इस मदिरा संपीड़क का इस्तेमाल कर सकते थे. एंड बियर. और बियर बना सकते थे. एंड द लॉर्ड कुड डिसाइड whom a serf should marry. और इसके अंदर दास किसानों के बारे में लॉर्ड ही निश्चित करता था कि उसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. और might give his blessing to the serf's wife but on payment of a fee. कोई भी दास किसान स्वतंत्र हो सकता था, लेकिन उसके लिए उसे एक निर्धारित फीस देनी होती थी.
यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों को काम करते हुए आप देख रहे होंगे, खेत में जुताई करने का काम यहाँ पे चला है। एक प्लोमैन जो है अपने खेत की जुताई कर रहा है। इसको आपने एनसीईआरटी बुक से रीड आउट करना है, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिएगा इसे, और इसमें जितने भी जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो आप उसमें से सिलेक्ट करके लिखिए। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यू कैन लीव नाउ। मधु, यू कैन लीव।